हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। कैसे हैं आप लोग? तो हमने पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने ग्रेविटेशन शुरू किया और शुरू करने के बाद कुछ स्टेप्स तक आगे बढ़ा और लास्ट पार्ट जो है हमारा वीडियो का वो है वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ। तो आज हम लोगों को पढ़ना है ग्रेविटेशन के अंदर कि जैसे आप पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी जब पार्टिकल होता है तो है ना, मतलब हम लोग कभी भी जब ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं तो उस वक्त हम लोग दोनों बॉडीज का जो डायमेंशंस होता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, नेग्लेक्ट कर देते हैं तब निकालते हैं, यानी कि कहा जाए तो एक तरह से पॉइंट मास के लिए काम करते हैं। बट अगर हम लोगों को पॉइंट मास को कंसीडर करके तो करना है, बट अगर हम लोगों को कुछ ऐसा मासेस दे दिया जाए जिसमें हम लोग नहीं कंसीडर कर सकते, यानी कि उसमें डायमेंशन रहे, डायमेंशन क्या हो रहे, तब क्या करेंगे? तब याद रखना इंटीग्रेशन करेंगे भैया। क्या करने वाले हैं? इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ना, जिसमें हम लोगों का क्या मिलेगा? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इसमें हमारे रहेंगे डायमेंशंस इसमें रहेंगे। ओके, तो मैं बता दूं कि जब दो पॉइंट मास m1 और m2 दिया हुआ हो तो इन लोगों के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों को कैलकुलेट करना हो तो होता है F इज इक्वल टू m1 m1 m2 बाई r स्क्वायर इंटू जी, या फिर इस g को यहां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिलेशन। बट ये पॉइंट मास कैसा है भाई? ऐसा करके हम लोग हमेशा कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट मास को, तो ऐसा करके है कुछ। लेकिन अगर हमारे को कुछ उटपटांग तरीके से दे दिया जाए, ठीक है, ये तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बताता है, लेकिन अगर हमारे को कुछ ऐसा दे दिया जाए, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये है और एक पार्टिकल यहां पे m रखा गया है, तो यहां पे देखो इस तरह के एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में हम लोगों को क्या करना पड़ता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स का सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग टोटल फोर्स निकालते हैं। क्या बोला मैंने? क्या बोला कि जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें सबसे पहले हम लोगों को छोटे छोटे पार्टिकल्स का, एक एक पार्टिकल्स का हमें निकालना पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू दिस, है ना, इसके और उसके बीच। मान लेते हैं यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, m1 है, ये m2 है, ये m3 है एंड सो ऑन, बहुत सारे होंगे। तो इसके वजह से यहाँ पे फोर्स लगेगा, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, इसके वजह से लगेगा, है ना, इसके वजह से लगेगा, है ना। तो ये अगर इस टाइप का ऑब्जेक्ट रहे हमारे पास तब क्या करेंगे? तब एक ही वर्ड याद रखना, इंटीग्रेशन, है ना। लेकिन इंटीग्रेशन यूज क्यों करेंगे? क्योंकि एक फोर्स ये है, ये मान लेते हैं F1 है, ये F2 है, ये F3 है, तो यहां पे तो बहुत सारे फोर्सेस है। इन सारे फोर्सेस को ऐड करने के लिए तो बोलोगे कि भैया आप इसको ऐसे ही क्यों नहीं ऐड कर देते, इंटीग्रेशन लाने की क्यों क्या जरूरत है, कैलकुलस इसमें क्यों ढुका है? तो भैया देखो, ये वेक्टर है तो वेक्टर को वेक्टोरियल फॉर्म की ही तरह जोड़ेंगे और जोड़ने के लिए हम लोगों को कैलकुलस का यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्यों करेंगे? ठीक है, तो देखो भाई, ये सबको इतना सारा फोर्सेस को जोड़ने के लिए हम लोगों को इंटीग्रेशन का ही अप्लाई करना पड़ेगा, हम लोग कुछ और अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। तो हमारा जो अब इस टाइप में अगर हम लोगों को फोर्स मिले, आई मीन इस टाइप में सिचुएशन मिले, तो हम लोग फोर्स क्या निकालेंगे? F वेक्टर इक्वल टू माइनस GM। ठीक है, ये एक तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, मास यहां पे कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई? dm बाई r स्क्वायर। ठीक है, इतना ये हो गया हमारा लोअर लिमिट और ये हो गया हमारा अपर लिमिट, और इसमें ये वेक्टर है तो ये वेक्टर होने के नाते यहां पे हम लोग इसको यूनिट कैप से भी दर्शा देंगे, तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे भाई। ठीक है, ऐसे करेंगे, राइट। तो यहां पे हमारे पास दो केसेस हैं, उस दो केस को सॉल्व करेंगे और हमारा आज का वीडियो यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, सम्स की बात है तो नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस पे सम्स करेंगे। मैं एकदम स्टेप वाइज ही पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि उटपटांग तरीके से जो भी चैप्टर, नहीं, एक चैप्टर पूरा खत्म करूंगा फिर आगे करवाऊंगा। ठीक है, चलो तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो स्पेशल केस में हम लोग पहला जो है रॉड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेशल केस, और वो है स्पेशल केस 1, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, है ना। एक यूनिफॉर्म ये रॉड है जिसका मास m दिया हुआ है, इसका मास कितना दिया हुआ है भाई? m, ठीक है, और लेंथ इसका दिया हुआ है l, कैपिटल L। हमें निकालना है कि अगर कोई पॉइंट मास इस पे, देखो इसका डायमेंशन दे दिया ना, l दे दिया है ना, तो इसी वजह से हम लोगों को ये स्पेशल केस और ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पढ़ना है, राइट। यहां पे मिस हो गया, वो आप लोग नोट कर लेना। तो यहां पे कैलकुलेट करना है भाई, ये पॉइंट मास है और ये डायमेंशन है इसमें। तो हम लोग एक काम करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि ये कंसीडर द ऑब्जेक्ट, है ना, द ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन एक्स एक्सिस, राइट, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा
एक्स एक्सिस हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके हम लोगों ने क्या सीखा कि जब भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको स्मॉल एलिमेंट डीएम 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 में तोड़ देंगे। ध्यान रहे, डीएम 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 में तोड़ देंगे और हर एक डीएम का फोर्स एम पर निकालेंगे और सारे फोर्सेस को ऐड करेंगे। किसके थ्रू? इंटीग्रेशन के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं यहां पे एक डीएम मास, ये जो मास है बाबू वो कितना है? डीएम है। ये मास हम लोग ये एलिमेंटल मास पकड़ लेते हैं डीएम। ठीक है, ये हमने पकड़ लिया डीएम। और इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ, ये लेंथ हम लोग पकड़ लेते हैं डीएक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस पे रखा है तो डीएक्स पकड़ लेते हैं। अच्छा, और इसका एंड पॉइंट से इसका डिस्टेंस, यहां का डिस्टेंस पकड़ लेते हैं ए है। कितना है भाई? ए। अच्छा, ये dx हो गया और यहां से जो डिस्टेंस है वो पकड़ लेते हैं हम लोग x। ठीक है, क्या पकड़ लिया? x। और उसके बाद ये पूरा लेंथ कितना है भाई? l है। ये तो पहले ही बोल दिया गया, ये पूरा लेंथ कितना है? l है। ओके, अच्छा, इस एलिमेंट से, आई मीन इस मास से इस एलिमेंट का तो डिस्टेंस हमने लिया नहीं, वो भी ले लेते हैं। यहां से ले लेते हैं r, सेंटर टू सेंटर, ये पकड़ लिया हमने r। जो एक्चुअल डिस्टेंस है, ये क्या है? एक्चुअल डिस्टेंस हम लोगों को कैलकुलेट करना है। इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है मास। तो सिंपल सी बात है, देखो जब भी हम लोग इस यूनिफॉर्म रॉड की बात करते हैं तो यहां पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले लीनियर डेंसिटी। तो लीनियर डेंसिटी क्या हो जाएगा इसका? लीनियर डेंसिटी, ठीक है, लैम्डा। इसको दिखाते हैं लीनियर डेंसिटी को लैम्डा से, तो ये हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा लीनियर डेंसिटी? अच्छा, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है भाई? मास बाई वॉल्यूम। तो मास बाई टोटल लेंथ, टोटल मास बाई टोटल लेंथ। वही अगर मैं स्मॉल एलिमेंटल मास की बात करूं, एलिमेंटल मास, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डीएम हो जाएगा, है ना, कैपिटल एम लिखेंगे यहां पे, डीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लैम्डा डीएक्स। क्यों? देखो, मास इक्वल टू लेंथ इंटू डेंसिटी, मास इक्वल टू लेंथ इंटू डेंसिटी, तो लेंथ इंटू डेंसिटी कर दिया। अच्छा, अब हम लोग, और एक और बात, आर का वैल्यू क्या है? एक्स प्लस ए, सिंस आर इज इक्वल टू ए प्लस एक्स या एक्स प्लस ए, बोलो जो भी बोलो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, आर का वैल्यू आ गया हमारा। अब स्मॉल मतलब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग निकाले तो ये क्या होगा? जी इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, जी इज इक्वल टू, अरे यार जी नहीं, एफ इक्वल टू जी डीएम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमको तो एक डीएम के लिए नहीं निकालना है, हमको प्रत्येक डीएम के लिए निकालना है। यहां पे कितने सारे डीएम हैं, सबके लिए निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। मैं इसको ऑलरेडी बाहर निकाल दे रहा हूं, साथ ही साथ ये भी बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा जीएम इंटीग्रेशन डीएम बाई, अच्छा, डीएम का वैल्यू कितना है? लैम्डा डीएक्स। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं लैम्डा डीएक्स। और आर कितना है? आर का वैल्यू है ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और दूसरी बात, हम लोग कहां से कहां तक फोर्स निकालेंगे? पूरा फोर्स कहां से कहां तक होगा? यहां से लेकर, है ना, यहां लेंथ का वैल्यू यहां पर कितना है? 0। लेंथ का वैल्यू यहां पे 0 से लेके पूरा कैपिटल एल तक कैलकुलेट करेंगे, पूरा 0 से कैपिटल एल तक, यानी कि कहां से कहां तक होने वाला है? x इक्वल टू 0 से लेके एल तक, ठीक है। तो ये 0 से लेके L तक कैलकुलेट करेंगे। अब आपका काम होगा इसको सॉल्व करना, बस इसको आप सॉल्व कर ही सकते हो भाई, इतना तो इंटीग्रेशन आप क्लास 11 में पढ़ ही चुके हो, तो इसको आप सॉल्व कर ही लोगे। तो यहाँ पे जस्ट सॉल्व करके आपको बताना है, कमेंट करके बताना कि इसका आंसर कितना आया है। इसका आंसर आप लोग एक्चुअल में इसको आगे सॉल्व करेंगे, वो याद रखने वाला मतलब टर्म है, तो उसको आप प्लीज याद कर लेना। और यही आप अगर भूल भी जाते हो उस चीज को, तो यहां से तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। ओके, चलिए बस एक और केस बच गया, ये केस खत्म होते ही हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 4 मिनट और, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, यहां पे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसमें। एक हम लोग स्फेरिकल शेल लेंगे, परफेक्ट बना है बिल्कुल। तो अब इसका रेडियस हम लोग कैपिटल आर पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये हॉलो स्फेरिकल शेल है और टेस्ट मास एम ले लेते हैं, स्मॉल एम, और इसका मास हम कैपिटल एम पकड़ लेते हैं। तो देखो, जरूरी तो है कि यहां भी एक डीएम होगा, यहां भी डीएम होगा, यहां डीएम होगा, यहां डीएम होगा, यहां डीएम होगा। सारे डीएम के वजह से इस टेस्ट मास के ऊपर में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है ना, इस पे भी फोर्स लग रहा है। ये हम लोग कैपिटल आर पकड़ लेते हैं। तो यहां पे केस 1 में हम लोग देखेंगे कि कैपिटल आर जब बड़ा है, स्मॉल आर जब कैपिटल आर से बड़ा होगा, तो बस बात ध्यान रखना कि जब भी स्फेरिकल शेल टाइप का एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रहे, तो वहां पे आपका जो होगा, जब बॉडी, ये बॉडी टेस्ट बॉडी है ना, इसको बोलते हैं टेस्ट मास, इसको हम लोग टेस्ट मास या टेस्ट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो टेस्ट मास अगर इसके आउट है, बाहर है, इसका मतलब ये क्या हुआ? आउटसाइड।
ठीक है, तो यहां पे फोर्स का वैल्यू वही होगा जो अभी तक ग्रेविटेशनल लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? F इज इक्वल टू Gmm/r²। बस खत्म, है ना। और बाकी इसको इंटीग्रेट करना बस भाई। दूसरा क्या है? दूसरा केस में अगर r का वैल्यू छोटा हो जाए स्मॉल कैपिटल R से, है ना, इसका मतलब अब ये जो टेस्ट बॉडी है ये अंदर आ जाए, कहीं पे बैठ जाए, कहीं पे अंदर आके बैठ जाए। अब बताओ इस पे लगने वाला फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, तब यहां पे F का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। एकदम ध्यान रखना, यहां पे और ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बोर्ड के हिसाब से इतना एनफ है, ठीक है। तो भाई इतना बस ध्यान रखना है कि अगर ये कोई बॉडी बाहर है तो इतना फोर्स लगेगा जो होता है, और अंदर आ जाए तो फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। अंदर आ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? देखो, क्योंकि एक तरफ अगर हम लोग यहां पर एक डीएम पकड़ते हैं और एक डीएम हम यहां पे इधर पे पकड़ते हैं, तो देखो यहां पे फोर्स ज्यादा होगा, यहां पे फोर्स ज्यादा होगा यहां के मुकाबले, है कि नहीं। ये वाला बॉडी, ये वाला जो एलिमेंट है, इस पे जब फोर्स लगाएगा तो ये फोर्स क्या होगा? कम, और यहां पे फोर्स ज्यादा होगा। लेकिन यहां पे काफी एलिमेंट्स है जो इस पे फोर्स लगाएंगे, एरिया यहां पे ज्यादा है, एरिया यहां पर क्या है? ज्यादा। और वहीं अगर इसकी बात करें तो इसमें कम ही एरिया है, ठीक है। इसमें ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा, आई मीन कम, ज्यादा फोर्स नहीं, ज्यादा एलिमेंट नहीं है इस पे फोर्स लगाने के लिए, तो यहां पे एरिया कम है। और यही फोर्स ज्यादा एरिया कम, फोर्स कम एरिया ज्यादा, ये दोनों मिलकर एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, और यहां पर जो फोर्स होता है वो अल्टीमेटली क्या हो जाता है भाई? 0 हो जाता है। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग यही 3-4 जो अभी हम लोगों ने किया इसके ऊपर में सम्स करेंगे। सम्स करना बहुत जरूरी है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और यहां तक टिके रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।